हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम जो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के सेकेंड यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन स्टेरिलाइजेशन का एंड जो फिजिकल मेथड्स है स्टेरिलाइजेशन के वो डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल गैसियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड सेकेंड है मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस यूनिट की नोट्स जो है वो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। चलिए आज के टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल गैसियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, कुछ केमिकली एक्टिव गैसेस होती हैं जिन्हें स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब केमिकली एक्टिव गैसेस होती हैं जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड। इनमें क्या होता है, इनमें बायोसाइडल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की प्रॉपर्टी जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इस वजह से इन्हें हम यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। वो भी जो रीयूजेबल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके स्टेरिलाइजेशन के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं ना। ये मेथड जो होता है इसे जैसे मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं, मतलब डायग्नोसिस किया जाता है किसी भी डिजीज़ का या किसी भी चीज़ का, तो उन मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स के अंदर भी इन्हें यूज़ किया जाता है। एंड जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसके स्टेरिलाइजेशन के लिए भी इस मेथड को यूज़ किया जाता है। एंड जो पाउडर होता है उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं, वहाँ पर भी जो है केमिकल गैसेस मेथड को यूज़ किया जाता है ना। प्रिंसिपल क्या होता है केमिकल गैसेस मेथड का, कुछ गैसेस जो होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है एंड उनके अंदर बायोसाइडल एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट होती है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। तो ये माना जाता है कि गैसेस जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती हैं। किस तरीके से, मतलब एल्काइलेशन करते सल्फ हाइड्रिल अमीनो हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, जो कि प्रोटीन्स एंड अमीनो ग्रुप्स जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड के उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उनका एल्काइलेशन करके जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। हम वन बाय वन सारी गैसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है इथाइलिन ऑक्साइड। ये गैस जो होती है वो पेनिट्रेट करती है प्लास्टिक, पेपर बोर्ड एंड पाउडर के अंदर। ठीक है, पेनिट्रेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर हमारे पास में डिवाइस है तो उसके अंदर एंटर कर जाती है, उसी चीज़ को जो है पेनिट्रेशन कहा जाता है। तो ये गैस जो होती है इथाइलिन ऑक्साइड, ये प्लास्टिक, पेपर बोर्ड एंड पाउडर के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, बट ये जो होती है बहुत ही लिमिटेडली पेनिट्रेट करती है एंड डिफ्यूज़ करती है लिक्विड्स के अंदर। इथाइलिन ऑक्साइड जो होती है इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि इथाइलिन ऑक्साइड जो है ये एल्काइलेट कर देती है सल्फ हाइड्रिल को, कार्बोक्सिल को, इमाइनो को एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, जो प्रोटीन्स एंड दूसरे एसेंशियल सेल कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं माइक्रोब्स के, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। तो उन्हें जो है ये एल्काइलेट कर देती है। तो इस वजह से जो है इथाइलिन ऑक्साइड की एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है, मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं उन्हें किल करने की इसके पास प्रॉपर्टी होती है। इथाइलिन ऑक्साइड की जो स्टेरिलाइजिंग एफिशिएंसी होती है वो इफेक्ट होती है उसकी कंसंट्रेशन के द्वारा, लोड का टेम्परेचर क्या है उसके द्वारा, देन मॉइस्चर, एक्सपोजर टाइम एंड वहाँ पर कंडीशंस क्या है उसके द्वारा जो है स्टेरिलाइजिंग एफिशिएंसी वो इफेक्ट होती है। एंड जो इथाइलिन ऑक्साइड गैस है उसकी माइक्रोब से कितनी एसेसिबिलिटी है, इस चीज़ के ऊपर भी उसकी स्टेरिलाइजिंग एफिशिएंसी जो है वो डिपेंड करती है। तो इस तरीके से जो है इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो स्टेरिलाइजेशन के अंदर काम आती है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओजोन के बारे में। ओजोन जो है ये एक ऐसी गैस है जिसका प्लीजेंट ऑर्डर, मतलब जो स्मेल होती है वो इसकी ठीक होती है, बट ये जो है इरिटेंट होती है एंड टॉक्सिक होती है। ह्यूमन बींग्स के लिए इरिटेंट होती है, मतलब इरिटेशन कॉज करती है, एंड ये जो होती है टॉक्सिक होती है। इसमें जो है बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसकी हाई रिएक्टिविटी होती है सारे टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ में। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब हो गया कि ये बैक्टीरिया को किल कर सकता है ना। जो ओजोन होती है इसे मेनली यूज़ किया जाता है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, एंड जो खाना होता है बल्क स्टोरेज के अंदर रखा होता है वो ख़राब ना हो जाए उसे प्रिजर्व करने के लिए जो है ओजोन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है फॉर्मेल्डिहाइड। ये गैस जो होती है ये भी एक बैक्टीरियोसाइडल एजेंट होती है, बट इसकी जो है पुअर पेनिट्रेटिंग पावर होती है, एंड ये जो होती है पॉलीमराइज हो जाती है पैराफॉर्मल्डिहाइड के अंदर। ठीक है ना, बैक्टीरियोसाइडल मतलब वही है कि बैक्टीरिया को किल करती है ये। देन फॉर्मेल्डिहाइड जो होती है ये इरिटेंट होती है एंड इसका जो है पंजेंट ऑर्डर होता है। देन ये जो होती है बहुत ही रैपिडली, बहुत जल्दी से सारे के सारे बैक्टीरिया जो है उन्हें किल कर देती है, एंड साथ ही साथ स्पोर्स जो होते हैं उससे भी ये किल कर देती है ना। फॉर्मेल्डिहाइड को यूज़ कहाँ किया जाता है,
इसे रूम्स के फ्यूमिगेशन के अंदर एंड जो हॉस्पिटल के ब्लैंकेट्स होते हैं उन्हें स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन जो फॉर्मेल्डिहाइड होती है ये बहुत ही जल्दी से जो प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसे इनएक्टिवेट कर देती है। नेक्स्ट गैस आती है हमारे पास बीटा प्रोपियोलैक्टोन, जिसे शॉर्ट में BPL भी कहा जाता है। ये जो होती है हाईली बैक्टीरियोसाइडल होती है, मतलब बैक्टीरिया को बहुत ही जल्दी से ये किल करती है। देन इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो थोड़ी कम होती है। ये जो है हाईली वायरोसाइडल एजेंट होता है, मतलब ये वायरस को बहुत ही जल्दी से किल करती है। बट ये जो होती है इरिटेंट होती है, कार्सिनोजेनिक होती है जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए, मतलब जो जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ये इरिटेशन कॉज करती है एंड कार्सिनोजेनिक भी होती है। तो इसलिए क्या होता है, इस गैस को बहुत ही ध्यान से हैंडल करना होता है ना। जैसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस वाली कंडीशन जो होती है तो उस टाइम क्या होता है, इसकी जो वेपर डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटी होती है वो फॉर्मेल्डिहाइड से 25 टाइम्स ज़्यादा होती है एंड इथाइलिन ऑक्साइड से 4000 टाइम्स जो है वो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, सो ये थी सारी गैसेस जो कि स्टेरिलाइजेशन के अंदर यूज़ होती हैं। नाउ जो केमिकल गैसियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन होता है इसके मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या होंगे। इसे यूज़ किया जाता है जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उनके स्टेरिलाइजेशन के अंदर। देन ये जो होता है क्या करते हैं, जो मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं वो इससे डैमेज नहीं होते हैं। देन गैसेस लाइट वेट होती हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती हैं। तो ये सारे इसके मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट आते हैं डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। सबसे पहला ये होता है कुछ गैसें जो होती है वो इन्फ्लामेबल होती है, मतलब उनसे जो है बहुत ही जल्दी ऐसे आग लग जाती है। तो इस वजह से इन्हें इनर्ट गैसेस के साथ में मिक्स करके यूज़ किया जाता है। नाउ कुछ गैसेस जो होती हैं उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमंस के ऊपर, तो इस वजह से इन्हें हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। जो रनिंग कॉस्ट होती है इथाइलिन ऑक्साइड गैस की वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जब हम इथाइलिन ऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए तो उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है ना। एप्लीकेशंस क्या होंगी केमिकल गैसियस मेथड की। सबसे पहला यह है कि इन्हें ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल रूम्स के अंदर यूज़ किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी की जो लैब होती है वहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है। देन मेडिकल एंड बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस जो होती हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। देन जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं उसके स्टेरिलाइजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। देन जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसे जो ड्रेसिंग पैक्स होते हैं उसे स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये था कंप्लीट केमिकल गैसियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, मेनली फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। अब फिल्ट्रेशन जो है हमें पता है एक फ़िल्टर की मदद से हम किसी जो हमारे पास गिवन सोल्यूशन या जो भी चीज़ है उसे हम फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर माइक्रोब्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिमूव होते हैं बट किल नहीं होते हैं। ठीक है, ये मेथड जो होता है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों तरह के पार्टिकल्स को फिल्टर में से पास करने से रोकता है। तो इसलिए इसे क्लैरिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड साथ ही साथ स्टेरिलाइजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, लिक्विड्स एंड गैसेस के लिए। ठीक है ना, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, ये मेथड जो होता है इसके अंदर मेनली स्टेरिलाइजेशन होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। अब फिल्ट्रेशन सिंपली एक जनरल मेथड होता है जिसे स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो होता है यूज़फुल होता है लार्ज वॉल्यूम्स के अंदर, मतलब जो हमारे पास बहुत सारा वॉल्यूम प्रेजेंट है जिसका हमें स्टेरिलाइजेशन करना है तो वहाँ पर ये वाला मेथड जो है वो यूज़फुल होता है ना। जो फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन मेथड होता है इसे हम यूज़ करते हैं जिससे कि जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर उसे, मतलब जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं वहाँ पर हम इन्हें यूज़ करते हैं। अब जो फिल्टर्स होते हैं वो कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव कर देते हैं सोल्यूशन में से बट उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। ठीक है, अब जो एफिशिएंसी होती है फ़िल्टर्स की वो डिपेंड करती है कि जो हमारे पास फ़िल्टर प्रेजेंट है उसका पोर साइज़ क्या है, उसकी वॉल की थिकनेस क्या है, देन उसकी फ़िल्ट्रेशन रेट क्या है, देन उसका प्रेशर क्या है एंड जो लिक्विड जिसका हमें फ़िल्ट्रेशन करना है उसका नेचर क्या है। इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है फ़िल्टर की एफिशिएंसी। तो जो फ़िल्टर्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो हैपा फ़िल्टर्स, मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स एंड डेप्थ फ़िल्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हैपा फ़िल्टर्स के बारे में। हैपा का फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ठीक है, अब इन्हें यूज़ किया जाता है एयर में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए एंड की इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 99.97% होती है ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज जो है 0.3 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है डायमीटर में उनके लिए। ठीक है, तो मतलब है कि हैपा फिल्टर्स जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं
जो हैपा फ़िल्टर्स होते हैं ना कॉमनली ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर यूज़ किया जाता है एंड वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर जो पेशेंट्स जो हैं जो कि बर्न हुए हैं मतलब जले हुए हैं उनका जहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ पर हैपा फ़िल्टर्स को यूज़ किया जाता है जिससे कि जो भी हवा से बॉर्न होने वाला इन्फेक्शन है वो वहाँ पर ना फैले। ठीक है। नो हैपा फ़िल्टर्स जो होते हैं इन्हें यूज़ किया जाता है जिससे कि वर्किंग एरियाज़ को स्टेरिलाइज़ किया जा सके माइक्रोबायोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज़ के अंदर। ठीक है। सो ये था कंप्लीट हैपा फ़िल्टर्स के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स। मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स जो हैं इन्हें आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड डेप्थ फ़िल्टर की जगह भी हम मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स को ही यूज़ करते हैं। मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स जो होते हैं सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, पॉलीकार्बोनेट या फिर दूसरे सिंथेटिक मटेरियल से जो हैं ये बने होते हैं। मेम्ब्रेन्स जिनमें पोर साइज़ जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर होता है उन्हें कॉमनली यूज़ किया जाता है क्योंकि जो पोर साइज़ होता है वो जो बैक्टीरिया का साइज़ है उससे कम होना चाहिए। ये फ़िल्टर्स जो होते हैं ये रिमूव करते हैं बहुत सारे जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं माइक्रोब्स के उनको, बट मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स जो होते हैं वो वायरस को फ़िल्टर नहीं कर पाते हैं। फ़िल्ट्रेट जो है मतलब हमने जो है हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन था उसका हमने फ़िल्ट्रेशन कर लिया। फ़िल्ट्रेशन के बाद में जो फ़िल्ट्रेट है उसे हम दूसरे जो एक कंटेनर है जिसे हमने पहले से स्टेरिलाइज़ कर रखा है उसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेप्थ फ़िल्टर्स। डेप्थ फ़िल्टर्स जो होते हैं ग्रैन्युलर या फिर फाइब्रस मटेरियल के बने होते हैं। अब एक लेयर होती है डेप्थ फ़िल्टर के अंदर जो कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस वजह से इस प्रोसेस के अंदर माइक्रोबियल सेल्स जो है वो रिमूव होते हैं या तो फिजिकल स्क्रीनिंग के द्वारा या फिर एंट्रैपमेंट के द्वारा, मतलब उसके अंदर फंस जाते हैं। एंट्रैपमेंट का मतलब होता है फंसना। एंड ऑल्सो क्या होता है कि जो फिल्टर मटेरियल है उसके सरफेस पे एब्जॉर्प्शन के द्वारा भी जो है माइक्रोबियल सेल्स रिमूव होते हैं। नो डेप्थ फिल्टर्स के अंदर भी हम दो फिल्टर्स डिस्कस करेंगे। पहला आता है सिट्स फिल्टर एंड दूसरा आता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सिट्स फिल्टर को एस्बेस्टोस फिल्टर भी कहा जाता है। ये जो होते हैं डिस्पोजेबल होते हैं एंड इसके अंदर जो है सिंगल यूज डिस्क प्रेजेंट होती है जो कि अलग अलग जो ग्रेड्स होते हैं पोर्स के उसके लिए सुटेबल होती है। ठीक है। ये फिल्टर्स जो होते हैं बने होते हैं एस्बेस्टोस के, जैसे कि हो गया मैग्नीशियम सिलिकेट या फिर मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ये फिल्टर्स जो होते हैं इनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इस वजह से जो फिल्टर फ्लूइड होता है उसे ये एल्कलिनाइज कर देते हैं, मतलब बेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उसे बेसिक बना देते हैं। एंड जो इन फिल्टर्स का यूज़ होता है वो इसकी कार्सिनोजेनिक जो पोटेंशियल होता है एस्बेस्टोस का उसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब सिट्स फिल्टर को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि जो एस्बेस्टोस होता है उसके अंदर कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। इसे हम फ्रिटेड ग्लास या फिर मॉर्टन फिल्टर्स भी कहते हैं। ये जो होते हैं ये फाइनली पाउडर्ड बोरोसिलिकेट ग्लास पार्टिकल्स जो होते हैं एक बॉल मिल के अंदर उसके द्वारा ये बने होते हैं। मतलब एक बॉल मिल है उसके अंदर हमने बोरोसिलिकेट ग्लास पार्टिकल्स को डाला है एंड उसका फाइन पाउडर बना लिया, तो उससे जो है ये वाले फ़िल्टर बने होते हैं। एंड इन्हें जो होता है डिस्क मोल्ड्स जो होते हैं उनके अंदर पैक कर दिया जाता है एंड हीट करा जाता है जब तक कि प्रॉपर एडहेशन जो है ग्रैन्यूल्स के बीच में नहीं हो जाता। जो सेंटर डिस्क होती है इन्हें फाइनली फ्यूज़ कर दिया जाता है फ़नल्स के अंदर। ठीक है। फ़नल की मदद से इसका फ़िल्ट्रेशन जो है वो किया जाता है एंड फ़नल जो है वो सही साइज़ एंड शेप की होनी चाहिए। ठीक है। अब जो हमारे पास सेंटर्ड ग्लास फ़िल्टर्स होते हैं इनकी एड्सॉर्प्टिव प्रॉपर्टी जो है वो कम होती है एंड इन्हें ईजिली क्लीन किया जा सकता है। ये जो है ये ब्रिटल होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, इनके अंदर जो है फ़िल्ट्रेशन के लिए बहुत ही स्मॉल एरिया जो है वो प्रेजेंट होता है। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन या फिर जो फिल्ट्रेशन मेथड है इसके मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला मेरिट्स मतलब एडवांटेजेस क्या हैं। इन्हें जो थर्मोलाइबल सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है बिना किसी डैमेज के। ठीक है। देन जो मैकेनिकल मेथड होता है सारे के सारे माइक्रोब्स को रिमूव कर देता है, चाहे से वो जिंदा हो चाहे से वो मरे हुए हो, चाहे वो डेड हो या अलाइव हो। ठीक है। नाउ इसमें क्या होता है बहुत ही क्लियर जो फाइनल सोल्यूशन है वो बनता है। फाइनल सोल्यूशन जो बहुत ही क्लियर हमें मिलता है। नाउ डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। इसमें क्या होता है मैकेनिकल मेथड्स के अंदर बहुत ही स्किल्ड ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है जिन्हें पूरी नॉलेज हो एसेप्टिक टेक्निक की। ठीक है। देन जो फिल्टर्ड सोल्यूशन है उसका हमें स्टेरिलिटी टेस्ट करना पड़ता है यूज़ करने के पहले, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं सिंपली फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, हम जो माइक्रोब्स हैं उन्हें किल नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमें स्टेरिलिटी टेस्ट पहले करना पड़ता है।
देन फिल्टर्स जो होते हैं वो ड्रग को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देन ये जो होते हैं वायरस को फिल्टर नहीं करते हैं। तो ये सारे जो हैं डीमेरिट्स थे मैकेनिकल मेथड्स के। ना एप्लीकेशंस क्या होंगी इसकी? सबसे पहला ये है कि इन्हें बेवरेजेस, इंट्रावीनस सॉल्यूशंस एंड बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया जो होते हैं इन्हें स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी कि इन्हें जो थर्मोलायबल मटेरियल्स होते हैं उन्हें स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट होगा कि हैपा फिल्टर्स जो होते हैं इन्हें यूज़ किया जाता है जिससे कि जो एयरबॉर्न माइक्रोब्स हैं ऑपरेशन थिएटर्स एंड बर्न पेशेंट के रूम के अंदर उन्हें हम कम कर सकें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें। देन फिल्टर्स जो इन्हें यूज़ किया जाता है लार्ज वॉल्यूम सॉल्यूशंस के लिए, आई ड्रॉप्स के लिए, एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस के लिए एंड जो कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए भी हम मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर जो हमने कंप्लीट केमिकल गैसेस मेथड एंड जो मैकेनिकल मेथड है जो कि फिल्ट्रेशन के द्वारा होता है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।